सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। अपनी पहली खबर की तरफ चलते हैं। लाहौर और कराची में अपेरेंटली ये रिपोर्टेड एक ख़बर आई है कि जी लाहौर में दूध जलेबी की ख़रीदो फ़रोख्त में इजाफा हो चुका है और कराची में चिकन कॉर्न सूप और फ्राइड फ़िश का ख़रीदो फ़रोख्त में इजाफा हो गया बिकॉज ऑफ द how harsh this winter has been for these two major cities. लेकिन चलें हो जाता है कराची और लाहौर में। अच्छा देखिए, लाहौर की हद तक तो ठीक है, हमें आदत होती है और ठंड पड़ती है। इस दफ़ा ज़रा चुभ रही है ये बिल्कुल बात, लेकिन मैं कराची वालों के लिए बड़ा फ़िक्रमंद हूँ क्योंकि उनको बिल्कुल आदत नहीं है इतनी ठंड की। और वो भी देखें, जब मुझे खबर पड़ी तो मुझे हंसी भी आई कि 14 डिग्रीज के ऊपर उनको बहुत मसले हो रहे हैं। और मतलब 14 जो रिपोर्टेड था कि जी बहुत ठंड लग रही है 14 के ऊपर, मैं मुझे इस बात से हंसी आई। तो लेकिन हमारी ज़ाहिर आज की जो हमने डिस्कशन है वो इस चीज़ पे नहीं है, वो है कि इस सर्दी के मौसम से जो लोगों के पेट पे असरात होते हैं और जो खाने पीने की चीज़ें जो अमूमन आपके रेडार पे नहीं होती वो सर्दियों में बढ़ पड़ती हैं। जैसे आपने जिक्र किया आलू वो जलेबी का और दूध का और फ्राइड फिश का, चिकन कॉर्न सूप और यखनी और उबले हुए अंडे। सो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सर्दियों में, अब आई डोंट नो इसके कोई टोटके बहुत हैं लोगों के पास कि यार इससे ठंड कम होगी, इससे आपको सर्दी कम लगेगी। अब तो दीगर होती होंगी चीज़ें जिनसे सर्दी कम लगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इनमें से कुछ चीज़ इस किस्म की जिससे आपको सर्दी कम लगे। एक तो मैंने खुद 20 डिग्री सेंटीग्रेड में कराची वालों को बॉन फायर करते देखे। Are you serious? Yes, वो बेचारे तरसे होते हैं, उनको क्या करें वो। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ना सर्दी कम करने का ताल्लुक, अच्छा ये तो बेसिकली अब दूध जलेबी जो है वो जो जलेबी है वो शीरा है, इट्स शुगर, कोई और चीज़ नहीं, उसमें शुगर है और रंग है। अच्छा, वो शुगर रश की वजह से आपको टेम्परेरीली लगता है कि जी वो थोड़ी सी आपको एनर्जी मिलती है और आपको लगता है कि सर्दी कम लग रही है, हालांकि उसको और कोई भी ताल्लुक नहीं है। शुगर जो है वो सबसे जल्दी कंज्यूम हो जाती है, एनर्जी बन जाती है, वो होती है एनर्जी। अच्छा, अभी तो बल्कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जब भी चीनी की कीमत बढ़ती है ना, हुकूमत किसी की भी हो, आप एक इस तरह की भी बात सुनते हैं कि अच्छा चलो ये तो अच्छा है, ये तो सेहत के लिए चीज़ ही नहीं अच्छी। ठीक है, लेकिन शुगर जाहिर है गरीब के लिए होती है कि वो अपनी एनर्जी इससे डिराइव कर ले, अदरवाइज़ इसमें कोई शक नहीं कि कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। और ये जो है ना सर्दियों में लोग क्या करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि यार ये बस सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें ना जिम जाना है ताकि जब गर्मियाँ आए ना तो बीच बॉडी। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। आपने बीच बॉडी अगर बनानी है ना तो वो गर्मियों में ही बन सकती है। सर्दियों में तो क्योंकि आपको बॉडी को वार्म रखना है अपने आप को, तो वो आपसे बार बार खाना मांगती है। एक्चुअली इट्स प्रूवन कि आप अगर सर्दियों में खाना कम खाएं और कैलोरी डेफिसिट में रहें, बल्कि जितनी ठंड आपको लगती है सर्दियों में तो आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। तो इफ़ यू वार्म अप, इफ़ यू वेयर लॉट ऑफ लेयर्स, तो आपकी जो कैलोरी जो एक्सर्शन है वो कम होएगी एज कम्पेयर टू अगर आप ज़्यादा लेयर्स ना पहने। तो अगर आपने वेट लूज करना है सर्दियों में तो उसका ये है कि आप आमिर खान के दामाद की तरह टैंक टॉप और निकर में सर्दी खाएं। हाँ, अच्छा, मेरा इसमें उल्टा है कि सर्दी में एक और वजह से कोई पतला नहीं हो सकता क्योंकि आप इतने लेयर्ड अप होते हैं, वो सारा जो आपका फैलाव है वो छुप जाता है और फिर आपको कोई मोटिवेशन नहीं है पतले होने की, कि मतलब कोई किसी बंदे को पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये अच्छा, लेकिन ये सारा कुछ जो है, मुझे ये बताएं इसमें कोई हेल्दी फूड क्यों नहीं है? इसीलिए दूध जलेबी, फ्राइड फिश, क्या बात कर रहे हैं, सारा कुछ ड्राई फ्रूट तो हेल्दी है ना। मैं ड्राइवर का काजू खाई देखिए, ये जो रमला का मशवरा था ना, ये है टेक्निकली बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें नमूनिया हो सकता है। तो इसलिए आप अपने आप को कवर करके रखें। बल्कि भाई हमारे असल में जो लोग हैं दे इतनी इम्यूनिटी डेवलप हम कर चुके हैं इस स्मॉग में रह के लाहौर के शहर के लोगों के लिए। असल में मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में कम खाएं, आपकी बॉडी तो मांगेगी फूड, अगर आप चाहते हैं कि कम खाएं तो उसका तरीका ये है कि इतनी ज़्यादा लेयर्स पहने कि बॉडी को ये लगे ही ना कि ठंड है, वो ज़्यादा फूड मांगे ही ना।
क्योंकि बॉडी ने ना आइडियली अपने आप को कुछ तकरीबन अंदर से 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होता है। अच्छा, गर्मियों में तो होता क्या है कि गर्मी 33 से लाहौर में तो बेतहाशा ज़्यादा होती है, तो बॉडी आपकी बार बार पानी मांग रही होती है उसको 33 पे लाने के लिए। बिल्कुल, तो डिहाइड्रेशन की तरफ ज़्यादा आप जा रहे हो। बिल्कुल। सर्दियों में ऑन दी अदर हैंड वो फूड मांगती है कि वो बर्न करके उसको आपको वार्म रखे। एक्चुअली फूड नहीं मांगती आप, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो ऑफ, आपको ये मेंटली कंफर्ट फूड लगता है। असल में आपकी बॉडी को पानी चाहिए, बिकॉज जब आप ठंड आती है तो आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, तो जिस तरह आप फ्रीजर में भी कोई चीज़ रख दो तो वो ड्राई हो जाती है। तो सर्दियों में एक्चुअली बॉडी नीड्स वाटर। वो तो गर्म रखने के लिए तो आप गर्म कपड़े पहने, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ये जो जलेबी, दूध जलेबी और ये चिकन कॉर्न सूप और ये फ्राइड फिश है जो इतना फैटिंग खाना है, ये सिर्फ मेंटली आपको उस वक्त गर्मा गर्म कंफर्ट देने के लिए। आप यानी कि ये कह रहे हैं कि हर बंदा जो है वो पतले होने के लिए समोसा बन जाए, इतनी लेयर्स पहने और इस तरह मतलब अपने आप को रखे। क्योंकि देखें अदरवाइज जो है ना बॉडी को फ्यूल चाहिए गर्म होने के लिए। सो वो फ्यूल क्या है? वो फूड ही है। वो मतलब फूड आप हेल्दी खा लें, अनहेल्दी खा लें। इधर गर्मियों में लोग जो है अपना मुंह नहीं बंद रखते, वो एक अलग इशू है। ज्यादा आप लाहौरियों को देखें, आप पंजाबियों को देखें, बस बहाना ही है, ये ठंड लग रही है, वरना खाने का जितना शौक है वो एक अलग इशू है। लेकिन असूलन आप जितने अपने आप को लेयर्स पहनेंगे, जितनी आपको ठंड कम महसूस होगी, उतनी शायद आपकी बॉडी कम खाना मांगेगी। अब वो आप शौक के लिए या एंग्जाइटी के लिए या किसी और चीज़ के लिए अगर वैसे ही खाना चाहते हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। ये है एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मीठा है ना, अपने भर भर के मीठा डालना, वो भी इसीलिए कि मीठा खा के आपको जल्दी वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, आपको लगेगा कि मौसम बेहतर है। हाँ जी जी, नहीं आप बताएं। इसमें मैंने एक तीसरी जगह पे भी आना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले भुट्टो साहब की सालगिरह गुजरी। अच्छा, उसका वो केक शेक कटा। इससे पहले मियां नवाज शरीफ की 25 तारीख को सालगिरह थी। उसमें आपको पता है एक बड़ा मसला बन गया कि एक बंदे ने उनका ऑर्डर किया केक, पार्टी का दूसरा मेंबर आके लेके चला गया कटवाने। so, उनका पड्डा हो गया आपस में। अच्छा, इसके अलावा क्रिकेट टीम, बाबर हर वक्त केक काट रहा है। पूरी टीम तो हमारी केकों पे है। FBR में केक काटते हैं। अच्छा, मसला ये है कि केक जो है ना, ये तो हमने बाहर से एक्वायर की है। हमारा तो ये नहीं होना चाहिए कि हलवा काट दिया, ठीक है, मतलब बर्फी काट दी, गुलाब जामुन के बीच में से छुरी फेर दी। ये हम केकों पे क्यों जुड़ गए हैं? इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग इस तरह की बर्थडेज भी, ये भी यहाँ से नहीं आया, ये भी बाहर से ही आया है। नहीं, तो जिस तरह वो बाहर सेलिब्रेट करते हैं, जब वो उनकी बात एक हद तक उस तरह से ठीक है कि केक की जगह अगर लड्डू आ जाए, सो वो भी तो सेलिब्रेटरी है ना, कि मतलब कि किसी को कुछ हुआ है तो लड्डू का डब्बा ही मिलेगा। या चले मिला लेते हैं लड्डू केक, हम यही लेकर आएंगे, यहाँ काटेंगे। अच्छा, इस तरह और चीज़ों पे आ जाते हैं। एक तो चले आ गए ये सारे खानों की चीज़ों की, पीने की हद तक लोग कहते हैं जी चाय और कॉफ़ी जो है उसके ऊपर भी बहुत जोर आ जाता है लोगों का। चाय और कॉफ़ी वैसे भी लोग नहीं छोड़ते, हम कैफीन ओरिएंटेड एक कौम है, लेकिन सर्दियों के अंदर कॉफ़ी शॉप्स और बाकी जगहें जो है वहाँ पे अमूमन ज़्यादा रश होता है। और उसमें डबल यूटिलिटी है ना कि आपने ना मग को यूं करके पकड़ना और फिर एब्सोल्युटली यू हैव नो आइडिया इसका कितना हाथ गर्म फर्क हो पड़ता जाते हैं। और चले, और कॉफ़ी वैसे भी ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कैफीन के ऊपर लोगों को यहाँ पे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो चाय करते, कॉफ़ी की तो बहुत वैरायटी हैं और यहाँ पे अच्छी कॉफ़ी जो है वो आपको बड़ा ढूंढ के मिलती है, और जहाँ अच्छी मिल रही हो आपको पीनी चाहिए। अली इसके अंदर एक्सपर्ट। बिल्कुल, लाहौर में कॉफ़ी नर्ड्स एक ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है। बिल्कुल, एक नई जगह आपने प्लग इन किया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ना वैसे भी मीठों के अंदर जो मीठा है ना वो तेज़ होता है। सो मुझे याद है अमेरिका मैंने जाना था तो मैं उधर अपने गोरे दोस्तों के लिए सोन हलवा ले गया। उन्होंने वो पार्टी पे रखा, वो सारे खा रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है और मुझे वो कह रहे हैं कि यार ये देखो कितना हेल्दी है, कि मीठा कितना ज्यादा लग रहा है लेकिन इसमें इतनी चीनी है नहीं, क्योंकि देखो मेरे हाथ स्टिक नहीं कर रहे। मैंने उनको कहा ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें तेल उससे भी ज्यादा है। उनकी रूहें कांप गई। नहीं, ये बात तो अच्छा, अगर तो चले हम शुरू हमने टॉपिक किया सर्दी से। एक तो कि यहाँ सर्दी लगती क्यों है इतनी ज़्यादा? अब कराची वालों की हद तक तो जैसे आपने कहा कि वो जरा एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि मौसम ज़रा हो, क्यों, ताकि वो अपनी जो शॉपिंग करके आए हैं वो जरा उसको दिखाएं भी लोगों को शहर में। आपको आदत नहीं है ना एक तो ये, दूसरा हमारे जो घर हैं, हम अब घर की हमारी इंसुलेशन जो है वो अब शायद नए घरों में लोगों ने करना शुरू कर दी है, बट वो भी एक महंगी चीज़ है, वरना तो ईंटों के हैं ना हमारे घर। सो ईंट की तो एक खूबी भी है, एक उसका नुकसान मौसमी हद तक ये है कि वो हीट भी अब्जॉर्ब करके रिलीज़ करता है घर के अंदर, और वो कोल्ड भी अब्जॉर्ब करके रिलीज़ करता है घर के अंदर। सो हमारे घर जो हैं वो नहीं तैयार एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड को
मैनेज करने के लिए, वरना तो आप बाकी जैसे अमेरिका का आपने जिक्र किया और यूके वगैरह में जाएं, उनके तो घर जो होते हैं वो तो एक कॉम्बिनेशन होते हैं लकड़ी के, इंसुलेशन के, और उनके अंदर हीटिंग का मैकेनिज्म पहले डिसाइड होता है, घर उसके इर्द गिर्द बनता है। यहाँ तो उल्टा है कि जी कमरा अच्छा सा बना दे, उसके अंदर 3 इन्वर्टर्स लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और उससे मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट के ऊपर कि ये इन्वर्टर्स और बिजली के ज़रिए हीट करना अपने आप को, ये इतने ख़तरनाक हैं और इनको हमें तो बताते हैं सब कि जी इनको नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए आपको। रात को अगर आप सो रहे हैं ख़ास तौर पे, तो आपने अपना हीटिंग ऑन करके अगर आप सो गए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का जो वो डिहाइड्रेट भी करती है आपको, और आपके कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी है उसको भी कम्प्लीटली चेंज कर देती है। सो आपको इसके बहुत वेरी होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि जी हीटिंग ऑन करके सोएं। आप वही वाली चीज़ करें, आप समोसे बन के सो जाएं ताकि आपके अंदर हीट रहे। नहीं, ये तो हर सर्दी कोई ना कोई आप खबर सुनते हो ऐसी कि अल्लाह माफ करे किसी घर पे गैस की वजह से, बिल्कुल गैस का भी चला के नहीं चलता। अब तो ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है, तो वैसे अब तो और कोई हल ही नहीं है। अच्छा, गैस का ये कि गैस जो है हम बना नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। बिजली तो हम घर में बना भी सकते हैं ना, लोग मतलब यूपीएस है, जनरेटर वगैरह जो जिन लोगों के पास हैं वो बना सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो करें। लेकिन बेस्ट इसके अंदर चीज़ ये है कि आप लेयर अप करें और सो जाएं। बिल्कुल, एक तो ये है कि ये कंफर्ट ओवर फैशन एनी डे। दूसरी चीज एक्सेप्ट इफ यू गोइंग टू अ वेडिंग दूसरी चीज ये है कि ये जो है ना, इसमें कोई शक नहीं, घर हमारे वैसे नहीं होते। सो लाहौर का 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, वो बॉस्टन का 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना फर्क है। फील्स लाइक। तीसरी चीज़ ये, वैसे वाकई मुझे कोई कह रहा था कि जो हम सियाचिन पे ना सिर्फ ख़वातीन को भेजना चाहिए क्योंकि उनको ठंड नहीं लगती। आप वेडिंग सीजन में जाके देखें, सब सेट है। नहीं तो असल में लगती बहुत है, बट समटाइम्स यू नो फैशन ठंड तरजीह ले लेती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, इससे एक और सवाल भी आता है। अब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो नफरत करते हैं सर्दी के मौसम से, और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो नफरत करते हैं गर्मी के मौसम से। और मुझे भी गर्मी नहीं पसंद। सर्दी का देखें, आप कुछ कर सकते हैं, आप लेयर अप कर सकते हैं। गर्मियों में आप लेयर डाउन नहीं कर सकते, आपको लोग जूतियां मारना शुरू कर देंगे एक पॉइंट पे जाके। आप कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। हम औरतों का मसला होता है वैसे तो। मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, जितना भी जा सकते हैं आप, हम तो वहाँ का सोच भी नहीं सकते। देखिए 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने कुछ पहना है या नहीं पहना, उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सर्दियों में ना, क्यों जो लोग हैं जिनको नहीं पसंद सर्दियाँ, वो कहते हैं जी वो विंटर ब्लूज के दिन निकलता नहीं है तो शाम हो जाती है, हम सनलाइट नहीं देखते, ये वो सारा कुछ। असल में ये पता है क्या है मसला, ये है कि जब पसीना टपक के आपकी आंखों के अंदर जा रहा होता है ना, तो आपको किसी किस्म के कोई ब्लूज नहीं होते, क्योंकि आप फिजिकली टॉर्चर पेन में होते हो। ये जब आप फिजिकली कंफर्ट में होते हो ना, फिर आपको नफ्सियाती मसाइल शुरू होते हैं। सो नफ्सियाती मसाइल होने का मतलब है कि आप फिजिकली कंफर्टेबल हो, तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक वी आर गोना टेक अ ब्रेक ओवर हियर, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अभी क्रैकडाउन एक और शुरू कर रहा है केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट ऑन, आई बिलीव, कॉस्मेटिक्स एंड अनऑथराइज्ड या नॉन क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स। कोई ब्यूटी प्रोसीजर्स हो रहे हैं पूरे पंजाब में, खासतौर पर लाहौर में, विच आई हैव हर्ड ऑफ, और ऐसे कॉस्मेटिक्स भी अब बेचे जा रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। सो आई पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एंड ड्रग कंट्रोल इज गोइंग टू लियाज़ॉन टुगेदर टू मेक श्योर कि ये सारे इन पे ज़रा एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जमाल नासिर साहब ने, जो मिनिस्टर हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के, और उसमें उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर मेन नुकायत अपने पेश किए हैं, जिसके ऊपर एक कॉस्मेटिक गुड्स और एस्थेटिक ड्रग्स। और ये उसके अंदर जो मेन बात है जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे कि 56 ऐसी क्रीमें हैं, 56 ऐसी क्रीम्स हैं जो यहाँ से यूके जाती हैं, जो कि उन्होंने बैन की हैं। उनको भी बताया, यहाँ पे बताया जो बना रहे हैं। उसके साथ साथ ये वाइटनिंग क्रीम्स की बात हो रही है, उसके साथ वाइटनिंग इंजेक्शंस भी 2 ऐसे हैं जो यहाँ से भेजे जाते हैं, और वो जो 2 इंजेक्शंस हैं उनके अंदर कहा जाता है जी कि उन सारी चीज़ों के अंदर मर्करी और स्टेरॉइड्स होते हैं, जिससे आपको जिगर का कैंसर एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसके अंदर उसको ट्रेस बैक किया जाता है कि इसके अंदर है। उसके अलावा इन इंजेक्शंस के बाद इन्फेक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इनके जो चीज़ आप डाल रहे हैं वो बहुत नाकस है, गलत है। और ओवरऑल इस सारी चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा है जी कि हम क्रैकडाउन करेंगे, इन चीज़ों को बंद करेंगे, और इनकी जो ज़्यादातर ख़रीदो फ़रोख्त है वो हमारी बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स जो है वहाँ पर ये बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। जैसे आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि ये अप्रूव नहीं है बाय हमार हेल्थ
कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर तो हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता कौन सा हमारा FTA लेवल का है, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत अजीबो-गरीब थी कि ये एक्सपोर्ट भी हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल हो रही है। एक तो मैं बल्कि क्लब करूँ इस टॉपिक को पिछले टॉपिक के साथ कि आई डोंट नो कि ये कोई लफ्ज़ होता है कि नहीं, लेकिन हम कलरिस्ट तो इतने हैं कि यहाँ पे सोहन हलवे को अक्सर जगहों पे हबशी हलवा लिखा होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये वैसे एडवोकेसी की जो भी कैंपेन है ना, आपने कभी भी करनी हो या आपने कभी बच्चों को पढ़ानी हो, तो उसमें ये रंग वाला जो सारा सीन है ना, ये पढ़ाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल में इंसान की ना बेस्ट एडवोकेसी कैंपेन एवर है कि बेसिकली आपकी स्किन जितनी डार्क है उतना उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा है। Exactly. अच्छा, वो जितना मेलानिन ज़्यादा है उतनी आपको झुर्रियाँ भी लेट पड़ेंगी, उतना आपका स्किन कैंसर का चांस भी ना होने के बराबर है, उतना आपकी वो ये बेसिकली बेहतर चीज़ है डार्क स्किन होना। हमने उसको बिल्कुल 180 फ्लिप किया है और हमने वो मतलब गोरा रंग को बेहतर कर दिया। ये कैसे किया है, कमाल है। कैसे किया है, आई थिंक इस पे जरा एक डीप एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है। हाँ, और ये कौन कॉलोनियल भी सारा टच होगा। कॉलोनियल तो है ही है, लेकिन उसको इन्फोर्स और इंडोर्स करने वाले आई थिंक आई बिलीव मर्द हजरात ही होते हैं, नहीं होंगे। देखिए पूरी एक सोसाइटी का एक कल्चर में है ना हमारे कि अच्छा गोरी बहू आएगी या गोरी बीवी आएगी, तो इतना प्रेशर फैमिलीज के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। अब एक इंसिडेंट, आई मीन आई वेंट थ्रू इट। मेरी एक जानने वाली थी, शी वाज एक डोमेस्टिक वर्कर थी वो, और वो उनकी बहन गांव में किसी आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन कोई दवाई ले रही थी गोरा रंग करने के लिए, बिकॉज उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, एंड इवेंचुअली शी डाइड ऑफ, उसकी किडनी दोनों फेल कर गई। एंड इस तरह की कितनी स्टोरीज हैं, एंड इट्स सच अ सैड, मतलब इसको और देखें उसकी जो उसकी बुनियाद है, वो तो शायद हम कह सकते हैं कि जी हमारा एक वो जैसे कॉलोनियल हैंगओवर भी कहते हैं, जैसे कॉलोनियल से आप बहुत उनसे हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं, वैसे भी गोरे को देख के भी थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल उसकी बेसिस पे जाना चाहें तो शायद वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये कहा जा सकता है इसके अंदर मर्द हज़रात भी कसूरवार हैं, लेकिन आप ये देखें कि उसको करते करते आपको क्लाइमेटाइज कर दिया गया है जी कि आपको गोरा होना पड़ेगा। तो उसमें खवातीन भी कहती हैं, खवातीन भी कहती हैं, अपनी बेटियों को भी कहती हैं, शादी के दौरान भी कहती हैं, और लोगों को भी कहती हैं, खवातीन भी कहती हैं कि आप करें इस चीज़ को। और मेजर जो यूज़र हैं इन प्रोडक्ट्स की वो भी खवातीन होती हैं। मैं ये कहने लगी थी क्या परसेंटेज क्या है कि कोई मर्द लेते हैं ये दवाइयाँ? मर्द भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। दूसरा एक और चीज़, ये जिस तरह इन्होंने बात की ना कि एक्सपोर्ट भी हो रही है अब यहाँ से, आपको पता है कि पाकिस्तान से फेयरनेस क्रीम्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं? अफ्रीका। वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो, क्योंकि वो बहुत सारे FDA अप्रूव्ड होती हैं, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। जो यहाँ पे चीज़ बन रही है, जिस तरह उन्होंने बताया कि उसमें मर्करी भी ज़्यादा है, उसमें और भी चीज़ें हैं, वो इफ़ेक्टिव तो बहुत है। मतलब वो बाद में आपके लिवर के साथ क्या कर रही है ये तो बात का इशू है, एक दफ़ा तो वो गोरा कर देगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने स्टडी पढ़ी थी कि कैंसर, स्किन कैंसर या ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैंसर, वो वुमेन ज़्यादा आर मोर प्रोन ऑफ गेटिंग देम। व्हाई? बिकॉज औरतों की अपनी डेली रूटीन में ख़ासतौर पे जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, ये वो इतना एप्लीकेशन इनकी ओवरऑल स्किन पे लगाती हैं कि उनकी वो स्किन के अंदर ये जा रहा होता है, और ये हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये केमिकल्स हमारी स्किन पी रही है और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस रहा है। एंड ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं एक्सट्रीमली, आप खुद ही बता रहे हैं कि देयर कैंसर कॉजिंग, स्टेरॉइड्स होते हैं, मर्करी होती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते होंगे, जो चीज़ वैसे भी यहाँ बन रही है एक दवाई के तौर पे और वो अनरेगुलेटेड बन रही है, उसमें क्या ही होगा। नंबर 1। दूसरा, चलें अगर तो ये तो होगी ना एक उस किस्म की जगह जहाँ पे आपको ये क्रीम मिल रही है। एक और भी मसला है इसके अंदर, जिससे मैंने जिक्र किया ब्यूटी पार्लर्स और बाकी एक वो बहुत से क्लिनिक्स खुल गए जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं। क्लिनिक्स भी हैं, प्रोसीजर्स पे तो आते हैं, लेकिन क्रीम्स की हद तक मैं एक इजाफा कर दूँ कि बहुत ज़्यादा जो ब्यूटी पार्लर्स हैं और ये जो क्लिनिक्स जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जो आपकी स्किन ट्रीटमेंट करती हैं वाइटनिंग के अलावा भी, वो अपनी ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं, जो किसी एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने या किसी शख्स ने खुद से कहा कि यार ये मेरा, और उसकी वजह क्या होती है? एक तो ये होती है जी कि आपका एक एज ए गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, एज ए डिसेंट डर्मेटोलॉजिस्ट आपके नाम बन गया। इससे ये मतलब नहीं है कि आप एहलियत रखते हैं कि आप दवाइयाँ भी बना सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ना सिर्फ बना सकते हैं पर आप उसको एक मैस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और फिर क्योंकि आप उस डर्मेटोलॉजिस्ट से एसोसिएट हो गए और आपको कुछ बेहतरी आ रही है, फिर वो एंड में आपको कहेगा जी आप ये वाली मेरी प्रोडक्ट ट्राई करें, जिसके ऊपर अमूमन उनकी अपनी ब्रांडिंग हुई होती है। पर असद ये तो फिर भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके बहुत से ई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे दे आर
just women who may not be qualified to even decide कि कौन से products would work. What they do is they get a product from abroad, which is FDA approved. Look at the ingredients, arrange it from a pharmacy here, and they just mix it up and they sell it. उसको कितनी देर किस तरह mix करना है, कहाँ पे रखना है, उसकी processing किस तरह होगी, I don't think they have the capacity to do that. वो हमारे ही शो पे वो खालिद मिसबा साहब जब आए थे, हमने पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की, वो कहते एक दवाई से दूसरी दवाई पे आपको उसका यूनिट लगाने के लिए तकरीबन उसको टोटली चेंज करना पड़ता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर की दवाई आई है, वो इंग्रेडिएंट्स आपने सोर्स कर लिए तो आपने घर में बैठ के बना लिए? बिल्कुल, एक ले पर्सन एक बिजनेस ओनर है, दे डोंट हैव द राइट क्वालिफिकेशंस। बिल्कुल। फिर जिस तरह आप क्रीम्स की बात कर रहे हो ना, उसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी लगती है, वैसे तो जाहिर है जिस तरह का हमारे यहाँ पे मौसम है ना, तो डिओड्रेंट यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो एंटी परस्पिरेशन डिओज आते हैं, अब यार योर बॉडी इज सपोज टू परस्पायर, मतलब आप कह रहे हो कि पसीना निकले ही ना, वो अंदर कहीं रुक जाए, तो ये तो आप एक बहुत ही मतलब अजीब चीज डिमांड कर रहे हैं। We should actually dive into this. ये जरा डिटेल में देखना चाहिए कि क्या ये एक्चुअली में हैजर्डस है कि नहीं है। नहीं है एंटीपर्स्पिरेंट्स आप देखें बहुत डिफरेंट किस्म के आ गए हैं। Does it clog the pores या does it clogs the pores, ताकि आप स्वेट ना करें, स्वेट नहीं करेंगे तो it won't smell as much. Won't it come out from somewhere else? हाँ, लेकिन from your face, from your arms. हाँ, लेकिन जो जिस जगह की बात हो रही है, that is never exposed. So there's no sunlight, there's nothing else, everything is just kept in. और दूसरा वो ग्लैंड्स, मतलब जो ज्यादातर वो कैंसर को करते हैं, वो वहीं पे ग्लैंड्स होते हैं, मतलब अंडर योर आर्मपिट्स, तो वो बड़ा एक खतरनाक जगह होती है जहाँ पे आप रोक रहे हो कि पसीना ही ना आए। इसमें दो चीज़ों का जिक्र किया है जमाल नासिर साहब ने। एक तो चलें कॉस्मेटिक चीज़ों हमने काफ़ी हद तक कवर कर ली, एक है एस्थेटिक ड्रग्स। अब एस्थेटिक ड्रग्स इनका मतलब क्या है? ये बात कर रहे हैं बेसिकली जो आपकी आजकल एक प्लास्टिक सर्जरी तो मैं नहीं कहूँगा, बट आपकी जो फिलर्स एंड बोटॉक्स एंड वो सारा कुछ जो है, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उसकी भी अंदर, जैसे अब देखें हमने बैरून मुल्क में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, बड़े सालों से हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को करके उसके अंदर से उसकी जो बुरी चीज़ें निकाल के उसको परफेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक रिलेटिवली न्यू एक प्रैक्टिस है जो कुछ लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग बाय द वे इसमें बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और वो इस तरह से कर रहे हैं कि वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी यहाँ पे हो रही है। इनफैक्ट हमारा जो जिना हॉस्पिटल है, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी भी लगी हुई है जहाँ पे ये काम हो रहा है। लेकिन ये तो हैं आपके उस तरह के प्रोसीजर्स जो आपको बस आपका दिल किया तो आप करा लें और कहीं भी जाके करा लें। तो इसके अंदर भी वो कह रहे हैं जी कि जो चीज़ें, जो इंजेक्शंस और बाकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनका भी ये क्रीम्स वाला मसला है कि वो ड्रग्स जो हैं, जो फिलर्स हैं, वो सही नहीं है, नाकस हैं। And in most cases जो प्रोसीजर्स कर भी रहे हैं कि they don't have the some of them don't, plus लाइसेंस भी नहीं होता। हाँ, अब वो आप प्रोक्योर कहाँ से कर रहे हो, वो किस मुल्क से कर रहे हो, उस मुल्क में जिस कंपनी से कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे तो ये भी होता है ना कि आपने प्रोडक्ट कहीं और से ले रहे हो, उसकी शिपमेंट कोई और ही कर रहा है। अब वो शिपमेंट के दौरान में उसकी हैंडलिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई, ये भी एक प्रॉब्लम है। कोल्ड चेन भी होती है। बिल्कुल। सो ये मतलब फिलर एक ऐसी चीज है जिसने हमेशा आपकी बॉडी के अंदर ही रहना है, या डिसॉल्व भी हो जाएगी तो वो अंदर डिसॉल्व होना है, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में घुसेगा, ऑब्वियसली इट्स गोना हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन यू। तो यहाँ पे सिर्फ मसला ये नहीं है कि प्रोडक्ट ठीक थी, मसला एक और ये भी है कि जब वो वहां से फैक्ट्री से निकली और यहाँ पे आपके पास पहुंची, बीच में पोर्ट, बीच में शिप, बीच में कस्टम्स, बीच में वो सारा कुछ, तो वो कोल्ड चेन मेंटेन हुई नहीं हुई, उसको धूपें तो नहीं लगी, ये कौन इंश्योर करेगा? भाई इसके तो रूट कॉज तो यही है ना कि देयर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ये बात तो सच है, जो कि एंटरटेनमेंट और मीडिया भी इंडोर्स करता है। दैट वन, जो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एग्री विद यू। सेकंड एक और मैं आपका ऐड कर दूं उसके अंदर के दूसरा, जो आपकी ये बार्बर शॉप्स और पार्लर्स का मैंने ऑब्वियसली नहीं बता सकता, बार्बर शॉप्स की हद तक जहाँ मैन गो, मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे आपको अजीब किस्म के मशवरे दिए जाते हैं। आप अगर गए हैं एक हेयर कट के लिए और या आपने दाढ़ी अपनी सेट करवानी है, दोज आर द ओनली टू थिंग्स वो अब क्योंकि टू ऐड एडिशनल वैल्यू अपनी सर्विसेज में, वो कहते हैं आप फलाना फेशियल भी करा लें, आप ये भी करा लें, एक बड़ा ज़बरदस्त तेल है आप वो भी लगवा लें, ऐसा करते हैं आपको हम और चीज़ें कर देते हैं, ये कर देते हैं। एंड अगेन वो इसी ज़ुमरे में आते हैं कि वो एक अनरेगुलेटेड, एक अनट्रेंड शख्स जो है वो अगर तो उसने ट्रेनिंग की हुई है, ऐसे भी बहुत हैं हमारे कुछ लोग जो इनको ट्रेनिंग की हुई और आप वॉलंटरली करवाते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं उनको पता नहीं होता, देखा दिखाई यूट्यूब पे देख के कहते हैं हम ये प्रोसीजर कर देते हैं, एंड यूजली थिंग्स बहुत ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
आई बिलीव उन पे भी कोई एक क्रैकडाउन है कि उनके हाइजीन स्टैंडर्ड्स को सुपरवाइज करना है। ये तो देखें बड़ी पुरानी एक मसला है कि जो हमारा मर्दों की हद तक मैं कह सकता हूँ कि जो शेव बनाते हैं जिस चीज़ से, तो वो उस तरह होता है। अब उस तरह की जो ब्लेड होती है, इट्स स्ट्रेट रेजर स्ट्रेट ब्लेड। पहले एक ज़माने में होता था क्योंकि उस तरह की ब्लेडें जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती थी, वो महंगी होती थी, फिर यहाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। और वो करते ये थी कि वो एक ही ब्लेड से लोगों की शेव करना शुरू कर देते थे। वो लेदर वाला पट्टा होता था जिसपे तेज होता था। नहीं वो तो स्ट्रेट रेजर है जिसको आप सैनिटाइज करके बार बार यूज कर सकते थे। ये मैं कह रहा हूँ वो ब्लेड ही नहीं चेंज करते, जो डिस्पोजेबल ब्लेड वाला है उसकी ब्लेड नहीं चेंज करते थे। लेकिन इनके ऊपर तो बहुत साल पहले क्रैकडाउन हुआ था, फिर ये डिस्पोजेबल वाली आई थी, अब वही यूज हो रही है, शुक्र है। लेकिन आपको भी, ऑडियंस को भी थोड़ा होना चाहिए इस बात से आगाह कि आप खुद अपना ख्याल करें। एब्सोल्युटली। यहाँ पे हम थोड़ा एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। क्रिकेट की दुनिया में एक नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो आई हैंड ओवर द माइक टू असद कि प्लीज़ लेट अस नो। डेवलपमेंट तो खैर मैं नहीं कहूँगा, जो हमें लग रहा था होगा वो हो गया। पाकिस्तान 3-0 टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से हार गए, और इसके बाद भी बहुत चीज़ें हुई, उन पे तो आते ही हैं। लेकिन पहले ज़रा इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि इससे हमारा 3-0 से हारे हैं। जी, वाइट वॉश 3 मैच थे, तीनों हार गए। तो पाकिस्तान की टीम जो है उसके ऊपर अब उंगलियां उठ रही हैं कि तैयार नहीं थे आप, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, कैपिटलाइज नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, बहुत लोग कह रहे हैं कि जी नई मैनेजमेंट थी, कुछ नहीं होता। और तीसरी चीज़ के प्लेयर कॉन्फिडेंट नहीं थे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं गए। अब ये सारी बातें जो हैं ये वही घिसी पिटी पुरानी सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं कि इस वजह से नहीं हुआ। रूट कॉज मैं बता देता हूँ जो मेरे नज़दीक है, वो यही है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे बोर्ड के अंदर, एक कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी मैनेजमेंट के अंदर, और उसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं उनको एक कसूरवार ठहराया जा सकता है, बिल्कुल उनकी फ़िटनेस वगैरह पर बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आप जो भी मैनेजमेंट लाएँ उनको एक अरसे तक रखें, उनको एक अरसे तक अपनाएं, तो फिर जाके कुछ चेंज आएगा, या जो आप चेंज चाह रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भी मैनेजमेंट आती है वो अपना मैंडेट लाती है, अपना विजन लाती हैं, और वो विजन जो है मेरे ख्याल में करंट क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है दुनिया के अंदर उससे मैच नहीं करता। लेकिन हम आज से पहले कभी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इस दफा सीरीज कभी नहीं, तो इस दफा फिर हम मैचेस जीते, सीरीज मतलब दिस वाज काइंड ऑफ नहीं, बट फिर भी जब भी जाते हैं हमारा दिल करता है जीत के आए। नहीं, इसमें बिल्कुल सही तुम कह रही हो कि हार्श मतलब, और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी कि जी जीत के आएंगे। वो जीत कभी भी नहीं जीते, अभी भी नहीं जीतेंगे, शायद आइंदा भी कभी भी नहीं जीते। लेकिन तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। हाँ, बाकी यही है कि क्या करें, मतलब हमने इस पर बड़ी एट लेंथ बात की है कि सबसे पहले तो मुल्क को अमीर होना पड़ेगा, बोर्ड को अमीर होना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो रिसोर्सेज आएंगे, फिर इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मसलन इसकी मिसाल वैसी है कि 2004-5 में मेरे ख्याल में जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो वहाँ क्योंकि कुकाबुरा से क्रिकेट होती है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे इनकी मेरे ख्याल में डूक या किसी और से होती है, तो इनको 50 गेंद दिए गए थे प्रैक्टिस करने के लिए कि आप बस ये हैं प्रैक्टिस गेंद, बाकी आप अपनी से ही करें, और हमारे पास इससे ज़्यादा देने के लिए पैसे भी नहीं है। ये इंडियन बोर्ड ने उनको कहा था, हालात टाइप थे उनके इकोनॉमी के, और जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने ही है, उन्होंने भी नहीं अच्छा परफॉर्म किया था कभी भी। वो सीरीज़ कब जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में? ये पिछले 2 सालों के अंदर। और वो कैसे जीते हैं कि पिछला जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जब इंडिया गया है तो इंडिया ने पूरा एक स्टेडियम बुक कर लिया था अपनी प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा, सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। जब तक मुल्क नहीं तरक्की करता ना, जब तक थबंटूज नहीं आते, हाँ, तब तक आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इसी में चले। मैंने मैनेजमेंट की बात की, एक और बड़ी मजेदार खबर जो है वो है जी कि हमारे एक बैटिंग कोच होते थे, एंड्रू पटेक उनका नाम था है, और उन्होंने सीक्रेटली जाके अफगानिस्तान की टीम ज्वाइन कर ली है। वो उन्होंने कहा जी कि जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ कि आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिपोर्ट करें, कहता मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। जब वो छुट्टियों पे गए उसके बाद उन्होंने वहाँ से आई थिंक शायद टेक्स्ट भेजा या शायद चिट्ठी भेजी कि यार मैं अफगानी टीम में जा रहा हूँ। तो उससे पीसीबी हैरानो परेशान है कि बंदा को रिज़ाइन देता है, कोई तरीका होता है, कोई शर्म होती है, कोई क्या होती है। इन्होंने जो दोस्त बनाए होंगे ना पाकिस्तान में, उनकी वजह से ये घबरा, हाँ वही मैंने कहा इतने अनप्रोफेशनलिज्म नहीं हो सकती। उन्होंने बताया होगा कि तुझे पता है जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप हारती है ना तो सबको निकाल देते हैं, तुझे भी निकाल देंगे, पहली ऑफर आए पकड़ ले। अच्छा, इसको रखना चाह रहे थे शायद। अच्छा,
अच्छा, उसके साथ साथ इसी सारी ये नेगेटिव खबरों के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। एक तो सबसे अच्छी चीज़ थी कि शान मसूद, मैं बाकायदा फ़ैन बन चुका हूँ उनका। उन्होंने जिस तरह अपने आप को हैंडल किया है ना प्रेस के सामने, हमें इस तरह के और लोग चाहिए। ज़बरदस्त उन्होंने मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह, मैं उस चीज़ पे नहीं आ रहा कि वो अंग्रेज़ी में कर रहे थे, मैं उर्दू में भी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन चूंकि वहाँ रिपोर्टर्स अंग्रेज़ी में पूछ रहे थे, वो बेहतरीन अंग्रेज़ी में जवाब दे रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। सेकेंडली उन्होंने जो डेविड वार्नर के लिए, जिनका आउटगोइंग ये टेस्ट सीरीज़ थी या वो रिटायर कर रहे हैं, उनको उन्होंने स्टेज पे बुला के बाबर आजम की टीम की साइंड शर्ट जो है वो एज अ पार्टिंग गिफ्ट थी पाकिस्तान टीम की तरफ से, जिससे वो बहुत खुश हुए। उनकी ये भी तस्वीर थी डेविड वार्नर की, शाहीन शाह अफरीदी को दोनों मिल रहे, दोनों इमोशनल हुए थे। हालांकि इनकी बड़ी लगती थी लेकिन आप देखें वो ये तो स्पोर्ट का स्पोर्टिंग स्पिरिट है ना। सो मैं शान मसूद की यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा, हमें बड़ा अच्छा कैप्टन मिला है, आई थिंक इसके साथ रहें। अब ये ना वापस आए तो कहीं कैप्टन चेंज कर लो प्लीज़, उनको रहने दें थोड़ी देर, उनको करने दें। पिछली वाली बात से मैं अभी तक वहाँ पे फंसा हूँ कि मुझे याद है मैं एक जगह पे काम करता था और हम वहाँ पे ना बाहर वो सिगरेट जो ब्रेक होती है आप, तो हम लगे हुए हैं, तो बोल रहे कि ऑफिस में ना हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत हालात ख़राब हैं, पॉलिटिक्स बहुत पॉलिटिक्स हो गई। अली तुम ऐसा करो नौकरी छोड़ दो। मैंने तू छोड़ दो, जब निकालेंगे मैं चला जाऊंगा, मैं खुद ही एवं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे ना हवाई ताइक्वांडो भी बहुत होता है, बहुत कि अभी ये होगा तो फिर वो होगा तो फिर वो होगा, तो तुम अभी से ये कर लो। हवाई ताइक्वांडो करी जा रहे हैं। तो बाकी इसके साथ साथ शान मसूद की तो अपनी जगह बात रही अच्छी है। हफीज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें पता नहीं नसीम शाह के पीछे क्यों पड़ गए। वो ना वो साथ गया ना बेचारे को खेलने का, आपने वो अभी फिटनेस की तरफ आ ही रहे हैं, एशिया कप में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब उन्होंने उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया, मासूम आगे से कहते हैं आपको लगता है नसीम शाह की वगैरह टीम नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते? नहीं है तो नहीं है, जब होएगा तो होएगा। तो हफीज़ साहब जो हैं, ही इज़ बिन वेरी अनइम्प्रेसिव थ्रू आउट। जब से वो यहाँ से शुरू होते हुए वहाँ तक जाते, वो तो अपनी फ्लाइट मिस कर गए थे टेस्ट मैच की, सिडनी नहीं पहुँच पाए थे। चलिए बहरहाल ये क्रिकेट की चीज़ें तो अगली खबर पे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक और क्रैकडाउन नंबर 2 आज का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं ये दिन का चौथा क्रैकडाउन है। अच्छा, 2 बाहर भी तो हैं। तो ये ई चलान के जो डिफॉल्टर्स हैं उन पे एक सीरियस क्रैकडाउन हुकूमत ने लेने का फैसला किया है। सीटीओ लाहौर अमारा अथर साहिबा ने उन्होंने बेसिकली सोचा ये, जब उन्होंने ओहदा संभाला ये वाला, तो उन्होंने जाके देखा कि यार इतने कैमरे लगे हुए हैं, इतना बड़ा मंसूबा है जो कि बंद भी रहा कोर्ट की वजह से, फिर बहाल हो गया, उसके बाद से इससे कुछ चीज़ क्यों नहीं हो रही। सो उन्होंने 3-4 चीज़ें करने को कहा है। सबसे मेजर जो है पहली है कि जो ई चलान्स इशू हो चुके हैं बंदिश के बाद, वो जो गाड़ी पे नहीं कर रही उन गाड़ियों को बंद किया जाए। 17 टीमें जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें भी आता हूँ, कुछ तरीका ही नहीं चेक करने का। 17 जो है गाड़ियाँ वो मुख्तलिफ लाहौर के जगहों पे नाके सॉरी जो हैं वो आज से शुरू हो गए हैं, और उनके अंदर पकड़ के आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो सकती है अगर आपके चलान जो है अनपेड हों। अच्छा, अब आपने जिक्र किया चलान कैसे चेक करें। नंबर 1 तो मैं हमारा साहिबा से पूछना चाहूँगा कि जी चलान अगर किसी को वसूल नहीं हुआ घर पे, नहीं, तो वेबसाइट पे कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट मैं आज के दिन गाड़ी का नंबर नहीं, उसमें एक लेयर एडिट लेयर डाल दी है। वो ये है कि आपने गाड़ी का नंबर डालना है, उसके साथ गाड़ी जिस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है, या तो गाड़ी का चेसी नंबर डालना है या उस शख्स का आईडी कार्ड डालना है। ओह अच्छा। अब देखें ये कॉम्प्लिकेट हो गया। अब गाड़ी का नंबर है, आपने किसी गाड़ी ली हुई है, अब आपको पता है हमारा एक्साइज का सिस्टम इतना अच्छा है कि उन्होंने अगर वो ट्रांसफर के ऊपर CNIC अपडेट हुआ नहीं हुआ, तो मैंने तो आज बड़ी कोशिश की। एक मैंने गाड़ी जो सेकंड हैंड ली थी उसके चलान तो मुझे नहीं मिले, कुछ गाड़ियों के नहीं थे चलान। अच्छा, उसके साथ साथ लेकिन अच्छा ना उनको जा रहे होंगे चलान प्रीवियस ओनर को, तो उनकी जिम्मेदारी है। पकड़ा तो मैं जाऊंगा, गाड़ी में तो मैं हूं। नहीं अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन नाके पे तो मुझे रोकेंगे ना। लेकिन अगर वो जो उन्होंने FIR या उन्होंने जेल केस करना है उनके अगेंस्ट, नहीं वो भी मेरे पे करेंगे उसमें मौजूद मैं होऊंगा तो मेरे पे करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ 3 और चीज़ें वो कहती है जी कि ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट, आप इसके ज़रिए, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है बाकायदा जो आपको बता सके ट्रैफिक यूँ कर दें वो कर दें, प्लीज़ ना कीजिएगा आपसे नहीं होगा। मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस ऑफ क्राइम एक्टिविटीज़, ये 3-4 चीज़ें उन्होंने कही हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखिए, इसमें ना मेरा एक मशवरा है, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये है कि एक तो ये कि ना करना हो तो 1000 तरीके, करना हो तो लाख बहाने टाइप सीन। आप वेबसाइट पे अगर आपको ठीक है आपके ही नाम पे है तो फिर तो चेक हो ही जाता है ना। ये जो सारा क्रैकडाउन है ना, ये क्रैकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर ये सिर्फ कानून ये ले आए कि हर 3 महीने बाद
10% जुर्माना ऐड होता चला जाएगा चालान के ऊपर अगर आपने पे नहीं किया। सो लोग खुद ही चेक करके जमा करवाया करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर ऐड अप होता चला जाए, जिस दिन आपने वो गाड़ी बेचनी है, गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक आपने सारे चालान क्लियर नहीं किए। अगर पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी, लोग टाइमली जमा करवाते जाएंगे। अच्छा, जो बेचने वाली हद तक ना, तो हमारा जो कल्चर बन चुका है वो ये है कि गाड़ी जब आप मोमेंट खरीदना चाहते हैं, सेकंड हैंड जाते हैं, तो जब डील हो जाती है आपकी, तो आपसे बंदा पूछता है यार कि आपके इतने आउट वो चलान है, तो आप कहते हैं यार जो खरीद रहे हैं तू ही पे करवा दे और आप टोटल सेल प्राइस में से काट लें, तो वो गाड़ी पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट अगेन इसकी हम हैबिट में नहीं है। हमारे पास वो जो पिछला सिस्टम था ना कि जो मौके पे चलान होता है उसी पे रहने दें। ये हो ही नहीं सकता सिस्टम। यहाँ पे लोग जो है वो नहीं करवाएंगे। लोगों के देखे, कुछ लोगों के मैंने चलान देखे हैं, उसके ऊपर कितने लगे हुए जी, 12 चलान लगे हुए हैं। अच्छा, वो 12 के 12 चलान जो है उसमें से उसने, वो बंदा शरीफ आदमी, उसने 6 तो देखे, उन्होंने कहा यार एक मेरी गलती थी, वो पे करूँगा। उसने 6 कंटेस्ट किए, और कंटेस्ट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने किसी को दफ्तर भेजना, वो कहता है सर ऐसा इंसाफ आज तक इस मुल्क में किसी को नहीं मिला। मैं गया हूँ, उसने आप नहीं थे, कोई मसले वाली बात नहीं, हमने कैंसिल कर दी। यानी कि जो अमला वहाँ पिछली साइड पे बैठा हुआ है वो भी कुछ खुश नहीं है। उनको खुद भी पता है कि उनकी सीसीटीवी कैमरास आर नॉट वर्किंग, चोरी हो जाती है। हाँ, लेकिन बहरहाल सीन ये है कि आप इसको कर सकते हो बड़े एफिशिएंटली, क्रैकडाउन की भी जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि गाड़ी भी बंद इस केस में नहीं हो सकती। अगर आपके पास कोई भी ऐप है जो कि डायरेक्टली चालान पे कर सकती है, तो आप वहीं पे खड़े होकर पे कर दो, फिर क्यों बंद करेंगे? फिर क्यों बंद करेंगे? और प्लस इसमें देखें ना, एक वे आउट तो यही है कि जो गाड़ियाँ लाहौर में रजिस्टर्ड हैं ही नहीं, उनकी नंबर प्लेट तो ये पकड़ ही नहीं सकता ये सिस्टम जो है। तो वो जो इस्लामाबाद की गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब है वो जो मर्जी करें सड़कों पे, जो लाहौर की रजिस्टर्ड प्लेटें हैं वो कुछ और करें, तो इनको जी इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी, कराची सेफ सिटी, KP सेफ सिटी, तो क्या क्या करेंगे। बट हम मतलब ये तो चले बात अपनी जगह रहेगी। यहाँ पे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है। हम खुश हैं, नहीं हम खुश हैं जो टेक्नोलॉजी के हम साथ हैं। हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं। दूसरा जो इसमें एक चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि यहाँ पे आप एक महीने में 25 चलान करवा लो, चलान की कीमत उतनी रहेगी। यानी कि एक अगर कोई ओछा ड्राइवर है तो वो तो ये करता चला जाएगा। पूरी दुनिया में होता ये है कि जब आपका एक महीने में एक के बाद दूसरा चलान होता है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तीसरे पे पेनल्टी और बढ़ जाती है। सो आप इस तरह से रोकते हो। बिल्कुल। जैसे मुझे याद है जब मोटरवे नई नई बनी थी और लोग जवान हुए थे नए नए मोटरवे के साथ, तो उन्होंने तब चलान का सिस्टम होता था वहाँ पे, लेकिन लोग कहते थे जी कि हम जो है वहाँ पे रेसें लगाते हैं। तो मैंने पूछा चलान, कहते चलान मैं जेब में रख के जाता हूँ। तो वो फिर उन्होंने प्रोग्रेसिव कर दिया एक तो, और उन्होंने कहा उसी एक ही ड्राइव में, मतलब लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए अगर आपको तीसरी दफ़ा रोका तो आप भी बंद हैं और गाड़ी भी बंद है। और अब आप नए चलान देखें मोटरवे के तो वो बहुत महंगे उन्होंने कर दिए। लोग इसी से ही, आप यूं ही चले जाएं वहाँ पे आपको फर्स्ट वायलेशन ही मेरे ख्याल में 500-600 दिरहम तक पे शुरू होती है एंड गोज अप टू 20,000 दिरहम। सो चले, ये तो जो डिफॉल्टर्स के लिए बात हो रही है ना, जो अब ऑन द स्पॉट पेमेंट को भी थोड़ा सा जरा इनको दे शुड इन्वॉल्व सम टेक इनटू इट। हो गया। अच्छा, इजी पैसा पे जाएं आप, अपना वो पीसेट देता है उसी को आप ऐड कर देते। किसी भी मोबाइल आपके पास जो भी वो होती है ना बैंकिंग डिवाइस, मेरा कभी चलान हुआ नहीं है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन राइट हियर। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। पंजाब स्कूल, जो पंजाब में स्कूल दोबारा से हॉलीडेज एक्सटेंड हो रहे हैं। अब तो 9 जनवरी से अब 15 जनवरी की तरफ जा रहे हैं। और आई थिंक बिलीव टाइमिंग्स भी कम कर रहे हैं, 9 AM to 2 PM 9 AM to 2 PM टाइमिंग कर रहे हैं। 10 जनवरी को खोलने थे इन्होंने, अब 15 को खोल रहे हैं। कुछ जगह 9 कहा जा रहा है, कुछ जगह 10 है। वैसे मुझे पता है 10 था, जिन स्कूलों से मेरा जाना 10 थी। ये नोटिफिकेशन आ गई है या अभी डिस्कशन चल रही है? पंजाब हेल्थ एजुकेशन बोर्ड का मैं आपको बात बताता हूँ। जो भी आप खबर उनकी पढ़े ये वैसे बात आपने जो भी उनकी खबर पढ़ेंगे ना, उस पर 2-3 लफ्ज होंगे, बेगौर हो रहा है, तबादला ख्याल, देख रहे हैं। तो ये सब कुछ देखा जा रहा है। ये आपको पता है किस दिन बताएंगे जब छुट्टियां हैं? 14 की रात को स्कूल खुलने वाला, 14 की रात को। यानी कि आपने जब अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया अगले दिन का, तो कहेंगे यार छुट्टी। और तो ये 9th की सॉरी हाँ, वो जिस दिन भी ये होना है ना, स्कूल जाना है बच्चे ने, उस दिन ये बता देंगे यार कि हम छुट्टियां दे रहे हैं। अच्छा देखिए, इसकी वजह बड़ी जो है वो हमारे सामने है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर्दी में बच्चे जाएं, ठटरें, कोई इसमें इशू नहीं है। नंबर 2, स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तो अगले साल भी होनी है, कौन सी को जा रही है। सो ये सारी चीज़, यानी कि अब आप इसका मतलब है हर साल तालीमी साल जो है उसके अंदर छुट्टियां बढ़ाते रहेंगे। ये तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव किस्म की आपकी अप्रोच है।
टू रेक्टिफाइंग अदर इश्यूज़। मुतासर कौन हो रहा है? बच्चे। अभी तो एग्ज़ाम्स भी आएंगे, एग्ज़ाम्स के बाद जो हैं बच्चों की फिर समर्स भी आ जाएंगी, समर्स के एंड में जो एग्ज़ाम्स होंगे, सिलेबस अभी आज ये भी खबर थी कि सिलेबस पूरे नहीं हो पा रहे, तो ये तो इसके साथ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अटैच्ड हैं। सर मुझे ये बताएं कि माँ बाप की आजकल क्या रूटीन है, क्योंकि अमूमन तो होता ही है कि वो ये सोचते हैं कि जी बच्चे जब सोएंगे, स्कूल है सुबह तो उन्होंने जल्दी सो जाना है, तो उसके बाद हम फिर फेसबुक देख लेंगे, ट्विटर देख लेंगे, एक आधा सीज़न देख लेंगे, तो फिर ज़रा इस तरह से ना दिन हमारा जो है वो निकल जाएगा। तो आजकल क्या हो रहा है? तबाही फिरी है सर। जी, कुछ ऐसा ही है आजकल तो आप सोचें कि आपका जो वो जो 2-3 घंटे का था ना, जो टाइम था जिसमें आप मतलब आप कुछ खुद अपने लिए कुछ किताब भी बंदा पढ़ लेता है, कुछ कर लेता है, वो आधे घंटे पे आ गया। और उससे ये हुआ कि फिर आपने कहा ऐसी की तैसी आप अपना आगे ले गए। सो अब वो 2 AM वाला जो और 3 AM वाला जो आपका रूटीन है वो टोटली वो अपसेट हो जाता है ना। कंप्लीट डिस्ट्रप्शन, बहुत डिस्ट्रप्शन है। और बच्चे जो है और मसला बताऊँ, ये छुट्टियां जो है ना, जो लंबी छुट्टियां होती हैं समर्स की, वो तो ठीक है क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये 2.5-3 महीने का मसला है। ये 2 वीक्स का मसला था। अब बच्चों को ना, मेरे ख्याल में बच्चों के अंदर एक ना अपनी क्लॉक है कि यार अगर 10 एक दिन हो गए ना तो अब जिंदगी ये है। और उनको वापस उस रूटीन में लाने के लिए अभी से ही प्लानिंग हो रही है कि कैसे करेंगे। मतलब और उसके लिए एक ही तरीका है, आप सुबह जल्दी उठें, एक दिन 6-7 बजे उठ जाएं और बच्चों को भी उठा दें। कौन करेगा पेरेंटिंग के इस पे हम एक सेशन लगाएंगे। एक बहुत जरूरी है एक पेरेंटिंग के ऊपर एक सेशन। मैं तो कहता हूँ कि इस पे एक पूरा शो होना चाहिए वीकली। चलें अगली खबर की तरफ चलते हैं। आई बिलीव कि कोई आईटी लैब्स का इशू है। पंजाब में 2100 से ज़्यादा स्कूल्स में आईटी लैब आर नॉन फंक्शनल। इन लाहौर इटसेल्फ में 14%। 14% जी ये आईटी लैब्स इनऑपरेशनल है। लोग बड़े परेशान हैं। बच्चे कहते हैं जो हमने अपना कंप्यूटर के ऊपर मजमून लिखना होता है वो हम लिख नहीं सकते। हायर स्कूल्स, ये हाई एंड प्राइमरी एंड हायर के अंदर दोनों के अंदर है, बट बेसिकली मसला तो कुछ उनकी चीज़ों में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक तो मजमून की हद तक ऑब्वियसली, दूसरा इस दौर के अंदर अगर तो आपने एजुकेशन के अंदर आईटी ना हो तो वो एजुकेशन तो काफ़ी हद तक खोखली। सर सबसे बड़ा मसला पता है कि जिस तरह इसी प्रोग्राम पे आप अक्सर कहते हैं कि जी मैं तो बच्चे को स्कूल पढ़ाने थोड़ी भेजता हूँ, मैं तो भेजता हूँ कि वो मैनर्स सीखे, दोस्त बनाए, टैकल किस तरह करना है दुनिया को वो करे। अच्छा, स्कूल उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि घर पे अफोर्ड नहीं करते कंप्यूटर, और उनका बच्चा वहाँ पे जाता है स्कूल में, उसको लैब मिल जाती है, वहाँ पे वो कंप्यूटर पे बैठ जाता है, उसको पता लग जाता है ईमेल कैसे करनी है, विंडो कैसे खोलनी है, क्या कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। अब उस गरीब के बच्चे को अगर स्कूल में कंप्यूटर भी नहीं मिल रहा, और कंप्यूटर अब बाय द वे है भी मैंडेटरी। हमारे दौर में तो था ना कि बायो ले लो या कंप्यूटर ले लो, आप कंप्यूटर लेना ही लेना है। सो वो बेचारा बच्चा क्या करे। अच्छा, हमारे दौर में क्लास 6 से होता था। वाह। अच्छा, इसमें एक और बात सर, कसूरवार बिल्कुल ठहराना चाहिए हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन एक और चीज़, अब जो शोबे मुंसलिक हैं कंप्यूटर की यूजेज से, उसमें अब एआई एक नई चीज़ है। उससे पहले अगर आप वीडियो एडिटिंग ले लें, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लें, आप किसी भी किस्म की चीज़ ले लें, वीएफएक्स सारा कुछ, और अगर आपने वो चीज़ सीखनी है, अब तो कहते हैं जल्द से जल्द सिखाओ, स्किल सेट बनाओ, ताकि आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए आपको चाहिए पावरफुल मशीनें। अब मुझे याद है यूनिवर्सिटी के अंदर जब हमने एक कोर्स मैंने ले लिया वीडियो एडिटिंग का, उस वक्त जो कंप्यूटर था वो उस ज़माने का जदीद तरीन कंप्यूटर था। अगर उस कंप्यूटर को अगर आज मैं उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ शो ना कर पाऊँ, मैं बैठा हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है। ग्राफिक्स कार्ड्स, रैम्स, हार्ड डिस्कें, आपकी पावर सप्लाई, डिस्प्लेज, इतना कुछ आगे जा रहा है, और उसमें जितनी आप देरी करेंगे आप इतना पीछे रह जाएंगे कि एक कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको अपडेशन जो है बहुत मुश्किल होगी। इसलिए वो कंप्यूटर्स की हद तक यही कहते हैं कि आप साथ साथ उनको अपग्रेड भी करते रहें, क्योंकि जो पीछे सॉफ्टवेयर बना रहा है उसने थोड़ी देखना है कि यार लाहौर में, पंजाब में स्कूल सिस्टम के अंदर आईटी कंप्यूटर पुराने हैं, तो मैं जो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर तो और एडवांस होते जाएंगे, और रैम चाहिए उनको, और स्पीड चाहिए। बिल्कुल, जितना डिले होगा उतना टाइम कम बिल्कुल वो होता है। अब यही जो हमारा पीटीए टैक्स लगा है फ़ोन्स के ऊपर, एक तरफ बिल्कुल लॉजिक समझ में आती है कि यार एक वो जदीद आईफोन या कोई और चीज़ ले रहा है, उसके पास इतने पैसे हैं तो फिर टैक्स जमा करवाए, हम तो कोई गरीब मुल्क हैं। दूसरी तरफ मसला ये है कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुल्क कोडर पैदा करेगा, और भाई वो किस पे टेस्ट करेगा चीज़, अगर उसके पास सस्ती मौजूद ही नहीं होगी तो वो किस तरह से बन सकता है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़,
दुनिया ना पहले क्या होता था कि वो स्टीम इंजन आ गया, किसी के पास आ गया, किसी के पास नहीं आया, जिसके पास नहीं आया उसके पास 50 साल बाद आ गया, जिसके पास वो 50 साल पीछे रहा, फिर वो एकदम से जाके वापस उनके साथ मिल गया। इसी तरह जो भी इन्वेंशन होती रही है ना, वो जब फाइनली लोगों के पास आई है तो वो वापस आके उनके साथ मिल गया, तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ। अब AI एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप जितना डाटा डाल चुके हो उतना वो आगे जा चुका है। अब आप उसको, अगर आप लेट एंट्रेंट हो तो आप कभी भी compete कर ही नहीं सकते। सो अब जो इस वक्त जो हमारा फासला बनता चला जा रहा है ना तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ, ये शायद रहती दुनिया तक ख़त्म नहीं होगा। नहीं, और जिस तरह का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में वो भी आउटडेटेड है। तो हम तो वी आर फॉलोइंग बिहाइंड ऑन सो मेनी फ्रंट्स यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे तो बल्कि होता ही है कि जब मुझे पता लगता है कि स्कूल्स फलानी वजह से बंद हैं या इस वजह से बंद हैं, तो मैं तो कई दफ़ा एक दफ़ा वो रिलीफ भी होता है कि अच्छा जिस किस्म का करिकुलम उनको पढ़ाया जा रहा है उससे तो उनकी बचत हो जाए थोड़ी सी। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ, नहीं करिकुलम भी देखिए, अगर हम दोनों हमारी चूँकि खबरें जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो दुनिया के अंदर एक चेंज भी आ रहा है। मतलब एक हमारे दौर में कैम्ब्रिज सिस्टम जो था वो एक नई चीज़ थी, मतलब नई तो चीज़ नहीं थी कुछ से, बट लोग कैम्ब्रिज सिस्टम में जाना शुरू हो गए। तब जब शुरू में कैम्ब्रिज सिस्टम आया था, O लेवल A लेवल्स के अंदर लोग इतने नहीं थे फॉर इट, लेकिन अब फिर वो नॉर्म बन गया। अब जब वो नॉर्म बन गया तो उसके बारे में भी खामियां निकालना शुरू कर दी कि ये तो है ही एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन है, इसके खिलाफ आप जाएँ। तो फिर IB आ गया। अब IB के अंदर भी लोग जो हैं वो उसकी भी मज़ीद ब्रांचेज हैं जी, IB ये वाला करना है तो वो वाला ये करना है। बट एजुकेशन जो है एज अ होल, आपकी जो बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन है वो होती है आपकी बेस बनाने के लिए। अगर आपकी बेस कहीं से अच्छी बनी हुई है, मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ इसका एक एग्जांपल के जो कोविड के अंदर इन्होंने सबसे बुरा काम किया था, ज़रूरत थी उस वक्त की हम समझते हैं, लेकिन इससे बुरा काम जो हुआ रादर वो ये था कि बहुत बच्चे जो स्कूल शुरू जिन्होंने किया था वो कोविड की वजह से स्कूल जा नहीं सकते थे, और उनकी जो बेस बनी वो बनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मतलब आपकी ABCs, आपकी 1 2 3, आपकी पंक्चुएशन वगैरह सारा कुछ जो है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जिसके अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि ये बच्चे जो हैं जिनकी प्राइमरी जो उनकी बेस बिल्डिंग है वो हो ये कंप्यूटर स्क्रीन्स के थ्रू, तो ये हमेशा ये मसाइल रहेंगे इनके अंदर। और ये हमने देखा है जो बच्चे फिर री एंटर किए। किस किस्म के मसाइल? लाइक लिखाई? नहीं, मतलब they will always prefer learning through screen। नहीं, थ्रू स्क्रीन नहीं, मतलब राइटिंग एक चीज होगी। आपकी राइटिंग अगर आपने किसी को सिखानी है तो वो बैठ के मौके पे जो बंदा ठीक करता है वो कंप्यूटर पे नहीं हो सकती। उसके अलावा आपकी जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं, आपकी पंक्चुएशन है, आपकी लिखाई अब आपकी कहाँ इस्तेमाल होती है? आपके दफ्तरों में तो अभी भी आप मतलब वर्ड्स आपके बना, अच्छा फर्ज करें इस तरह बताता हूं, लिखना आना चाहिए, मगर उसकी एग्जैक्ट उनको फायदा क्या हो रहा है एज दे जॉइन द वर्कफोर्स? मतलब कुछ लिख के देनी, किसी को तो लिख के देनी। नहीं, मेरा मतलब है अब लिखाई खराब है, अच्छी है। अब लिखाई से एक और चीज़ भी डिटर्मिन होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको बिल्कुल इनिशियली स्टेजेस में कुछ लोग जो है वर्ड्स को उल्टा लिखते हैं, डिसलेक्सिया भी हो सकता है, कोई और किस्म की चीज़ होती हैं। अब वो अगर टीचर आपके पास मौजूद हो वहाँ पे, जो आपका काम मॉनिटर कर रही हो, देख रही हो और चेकिंग हो रही हो और दिन ब दिन आपकी गलतियाँ पता चल रही हो, उसमें वो चीज़ ठीक हो सकती है। इवेंचुअली उसके अंदर कहते हैं कि आप अर्ली पकड़ें, उसको ठीक करें, आगे जाके बच्चा जो है उसको नहीं होगा। अब अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप वो चीज़ कंप्यूटर के थ्रू करना शुरू कर देंगे, जी मेरी क्लास है 20 बच्चों की और मैं कंप्यूटर पर बैठा या बैठी हूँ और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो उससे वो लेवल ऑफ चीज़ नहीं। बड़ी क्लासों में यस हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम ने अपने आप को उस तरह से अब ट्रेन कर लिया बच्चों ने भी कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आपको स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। ये तालीमी साल भी कम करना गलत है। आप मसले हल करें, स्कूल के दिन कम ना करें। और ये हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे स्कूलों पे, जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह मतलब 40 की तादाद होती है स्टूडेंट्स की क्लास में और टीचर की अटेंशन नहीं होती, तो अगर आप उनको स्कूल भेज भी रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज आर दे गेनिंग? एक तो ये कि आप स्कूल की फीस दे रहे हो और आप शायद नौकरी पे जा रहे हो। अब अगर बच्चा घर पे है तो क्या उतने दिन आपकी फीस नहीं जा रही, आप मजीद पैसे खर्च रहे हो कि कोई आके उसको देख रहा है जितनी देर आप काम पे हो। सो ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना। नहीं, काफ़ी पेरेंट्स आर स्विचिंग टू होम स्कूलिंग नाउ बिकॉज वो 1-on-1 टीचिंग जो पुराने ज़माने में होती थी, इट्स शोन के आई मीन बेटर रिजल्ट्स देन हाउ होम स्कूलिंग हो, जैसी भी होनी फेस टू फेस चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। दूसरी एक और चीज़ ये कि होम स्कूलिंग का मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट इज स्टेइंग एट होम, तो यानी कि वो काम नहीं कर रहा, यानी कि वो फिर पैसे नहीं कमा रहा। सो फिर वो आपकी डबल इनकम जो है वो सिंगल हो गई है। सो अगेन कितने लोग हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलें इसी कमेंट पे हम लोग शो अपना यहाँ पे एंड करते हैं। विल बी राइट बैक, नॉट राइट बैक, विल बी बैक टुमारो सेम टाइम बोलो जनाब में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।